हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी सेकेंड ईयर। सेम है हमारा थर्ड। एक्ट है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। कोड है 3004 यानी 3004। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। एक्ट है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। शॉर्ट में इसे टीपीए बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आपको कोड से और क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, आपका मतलब है अपने एक्ट से। कुछ बच्चों की कमेंट आ रही थी सर कि आप कोड वाइज करा रहे हो कि सर ये कोड हमारे मान्य है। नहीं भाई, आपको सिर्फ अपने एक्ट से है लेना देना। जो मेरे स्टूडेंट जो पहले से चले आ रहे हैं उनको मैं सेमेस्टर वाइज और कोड वाइज कराता आ रहा था, तो इसलिए उनको आसानी रहे इसलिए मैं कोड डाल देता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं बात न करते हुए। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन 10 नंबर में काफ़ी बार पूछा जाता है, कभी कभी ये 20 नंबर में भी आ जाता है। ज़्यादा इसकी मात्रा जो रहती है आने की, ये 10 नंबर में ज़्यादा आता है। देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से मतलब ये पूछा जा सकता है, मतलब एक ही क्वेश्चन को इस तरह से पूछ सकते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम द्वारा किस प्रकार अंतरण किया जा सकता है। तीसरा, क्या अजन्मे बच्चे को अंतरण हो सकता है। पहले तो अजन्मे बच्चे को समझ लेते हैं। अजन्मे बच्चा वो होता है जिसने अभी जन्म नहीं लिया है लेकिन माता के गर्भ में है, पेट में है, उस बच्चे को अजन्मा बच्चा कहा जाता है। आगे चलते हैं, समझते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 5 के अनुसार, देखो मैं बीच बीच में आप सबको बताता रहता हूँ, ये जो सेक्शन है हमारे, जैसे सेक्शन 5 और ये हेडिंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं हमारे एग्जाम में नंबर लाने के लिए। ठीक है, अंतरण किसी को देना। ठीक है, अंतरण प्रत्येक जीवित व्यक्ति को किया जा सकता है। जीवित व्यक्ति के अंतर्गत निगम एक व्यापारिक कंपनियां होती हैं या कोई व्यापार का संस्थान होता है। ठीक है, अन्य निकाय, कंपनी इत्यादि भी आते हैं किसके अंदर, व्यक्ति के अंदर। परंतु संपत्ति का अंतरण एक अजन्मे बच्चे को भी किया जा सकता है। देखो ये तो व्यक्ति के अंतर्गत आते ही हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है परंतु, लेकिन संपत्ति का जो अंतरण है एक अजन्मे बच्चे को भी किया जा सकता है, बशर्ते ऐसा अंतरण अधिनियम की धारा 13, 14, 16 और 20 में वर्णित नियमों की शर्तों को पूरा करता हो। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि निगम, निकाय और कंपनी भी क्या है, एक व्यक्ति हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो अजन्मा व्यक्ति होता है वो भी एक व्यक्ति का रूप धारण कर लेता है जब गर्भ में आ जाता है, और उसके नाम पर भी संपत्ति को अंतरण किया जा सकता है, बशर्ते कि सेक्शन 13, 14, 16 और 20 का ध्यान रखा जाए। अजन्मे व गर्भस्थ शिशु को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संपत्ति प्रदान की जा सकती है। धारा 13 द्वारा संपत्ति का अंतरण सीधे अजन्मे बच्चे को नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंग्रेजी सामान्य विधि का मौलिक सिद्धांत है जब तक भूमि का ग्रहीता या स्वामी न हो अंतरण शून्य होगा। देखो अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत कहा गया है। सेक्शन 13 में जो अजन्मे व्यक्ति को जो संपत्ति दी जाएगी, उससे पहले जो अजन्मा व्यक्ति तो गर्भ में है, पेट में है, तो वो तो समझ नहीं सकता है कि कौन सी संपत्ति मुझे मिली है, या मैं उसको पकड़ लूं या अपने अधिकार में ले लूं। नहीं, उससे पहले अजन्मे बच्चे से पहले
जो संपत्ति का अधिकार है किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को जो उसके जन्म के बाद उसे सौंप दे। अंतरण सीधे अजन्मे बच्चे को नहीं हो सकता। और ये जो कह रहा है ये कौन है? अंग्रेजी सामान्य विधि का मौलिक सिद्धांत है। ठीक है, आगे। अंतरण सीधे अजन्मे बच्चे को नहीं हो सकता। अंतरण की तिथि और अजन्मे बच्चे के जन्म के बीच स्वामित्व का अभाव होगा। स्वामित्व मतलब जो कब्जा रख सके, जो अपना अधिकार जमा सके, ठीक है, या उसकी रक्षा या सुरक्षा कर सके। ठीक है, अतः संपत्ति ऐसे किसी मध्य व्यक्ति को दी जाए जो जन्म के बाद बच्चे को संपत्ति सौंप दे। सीधा सीधा और साधारण शब्दों में लिखा हुआ है और थोड़ा सा समझा देता हूं। इस तरह से हम समझते हैं, जैसे कै है अंतरणकर्ता यानी कोई संपत्ति या देने वाला है, और ये संपत्ति किसको नाम करना चाहता है? अजन्मे व्यक्ति के नाम करना चाहता है। लेकिन ये क्या है, इसका भी क्या नहीं हुआ है? जन्म नहीं हुआ है, क्या ये गर्भ में है। लेकिन कै ए को जब कोई संपत्ति देगा तो भाई ए तो अपना अधिकार जमा नहीं सकता, तो ए को देने से पहले ये जो संपत्ति है अंतरण, ये खे के अंतर्गत करेगा। ठीक है, किसको देगा? खे को देगा। और खे स्वामित्व यानी अपना अधिकार जमाएगा और जिम्मेदारी लेगा कि जैसे ही ए का जन्म होता है ये जो प्रॉपर्टी है मैं किसको दे दूंगा? ए को दे दूंगा, ए के नाम कर दूंगा। ठीक है, उसमें कुछ भिन्न शर्तें हो सकती हैं, जैसे कि ए की उम्र 18 वर्ष होगी, जैसे ही वो बालिग होगा तब दे दूंगा, या उसको समझ हो जाएगी, या उसको कुछ बीच में ज़रूरत हो जाए 18 वर्ष से पहले, तो मैं तब उसके अधिकार में दे दूंगा। तो इस प्रकार की कुछ शर्तें हो सकती हैं। लेकिन जो कै है ए को देने से पहले इसका जो अंतरण खे को देगा। ठीक है, बाद में पता चले कि कै किसी कारण से मना कर दे या उस संपत्ति को छीन ले अजन्मे बच्चे के जन्म से पहले, इसलिए तो ये अपना स्वामित्व, अपना अधिकार जमाएगा। यहाँ पे आगे समझते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, धारा 13 के अनुसार अजन्मे बच्चे को संपत्ति का अंतरण हित संपूर्ण दिया जाना चाहिए, न कि केवल उसके जीवन काल के लिए ही। देखो इस पॉइंट को समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा गया है जैसे कै है, कै अपनी संपत्ति का अंतरण किसको करना चाह रहा है? ए के लिए। लेकिन ए जो संपत्ति का अंतरण करेगा ये तो थी पहली बात कि उसके जन्म से पहले किसी के अधिकार में देगा। लेकिन पॉइंट नंबर 13 सेकंड क्या कह रहा है कि कोई भी संपत्ति का जो अंतरण होगा कै के द्वारा ए के लिए, वो उसके संपूर्ण जीवन के लिए नहीं, जैसे इसकी उम्र के लिए दिया हो कि भाई जैसे ही एक की उम्र समाप्त होगी तो मैं अपनी संपत्ति को वापस ले लूंगा, या मेरे जो उत्तराधिकारी होंगे वो इसे वापस कर लेंगे। नहीं, अंतरण जो होगा वो हमेशा के लिए हुआ। क्या होगा? हमेशा के लिए। अब ए अंतरण किसको हुआ? ए को हुआ। अब ए के क्या हुए? बच्चे। तो वो जो भूमि है या कोई और संपत्ति है वो ए के बच्चों के अंतर्गत आएगी, उनके अधिकार में आएगी, उनके उत्तराधिकार में आएगी, ना कि ए के मृत्यु या उसके किसी कारण से दुर्घटना हो जाने के बाद ये संपत्ति दोबारा से कै के पास जाएगी। ये क्या रहेगी? हमेशा के लिए। ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पे कहा गया है कि अजन्मे बच्चों को या व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण हित संपूर्ण दिया जाना चाहिए, न कि केवल उसके जीवन काल के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, धारा 14 के अनुसार हित का निहित करना अंतरण की तारीख को जीवित व्यक्ति के जीवन काल से अधिक तक के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता। देखो हित का निहित करना, जो कहते हैं हित को जो दिया जा रहा है, जो हित का निहित मतलब जो अधिकार दिया जा रहा है
अधिकार का स्वामित्व। भाई ये क्या दे रहा है? अधिकार दे रहा है किसे? इस संपत्ति पे, जो उसे, ये कोई संपत्ति मान लो, इसका अधिकार किसे दे रहा है? ए को दे रहा है। तो जो अधिकार दे रहा है, इसका जो निहित है, जो इसका जो अधिकार है, पूर्ण रूप से दिया जाना चाहिए संपूर्ण जीवन के लिए, ठीक है। और ये हित इसको पूर्ण रूप से दिया जाना चाहिए। आगे पढ़ते हैं पॉइंट 14। धारा 14 के अनुसार पॉइंट 4 और धारा 14 के अनुसार, थोड़ा गलत हो गया था पहले, एक अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में पूर्ण हित को निहित करना उस समय विलंबित किया जा सकता है जब तक कि वह पूर्ण व्यस्तता प्राप्त नहीं कर लेता। जैसा कि अब से पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे कि क्या एक के नाम कोई संपत्ति करना चाहता है, ये कोई संपत्ति है, तो ये जो हित का जो निहित है, यानी संपत्ति का जो पूर्ण रूप से जो अधिकार है, ये मीडिएटर के बीच में आ जाता है, ख के बीच में। भाई कै ने तो दे दिया, ये किसके अधिकार में रही? ख के अधिकार में। अब ये ए के पास तब तक नहीं पहुंच पाएगी जब तक ये 18 वर्ष का नहीं हो जाएगा। 18 वर्ष तक नहीं जाएगी, ये ख के पास ही रहेगी, और 18 वर्ष के होने के पश्चात ए के पास चली जाएगी, सडनली अपने आप ही उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। यदि ए किसी कारण से परेशान है और उसे इस संपत्ति की अब जरूरत है, कै को भी पता है ए को जरूरत है और ख को भी पता है ए को जरूरत है, तो उन परिस्थितियों में 18 वर्ष से पूर्व होने पर भी यह संपत्ति ए के कार्य के लिए लगा दी जाएगी, ठीक है। और ये कब होगा? विभिन्न परिस्थितियों में, ठीक है। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, धारा 16 के अनुसार धारा 13 व 14 में निहित नियमों के कारण अंतरण विफल हो जाता है, तो उसी समव्यवहार में सूचित कोई वैध अंतरण भी विफल हो जाता है। यहां पे कह रहे हैं कि अगर 13 और 14 के अनुसार अगर कोई हमने संपत्ति या किसी अन्य चीज का अंतरण करा है और वो किसी कारण से क्या हो जाता है? विफल हो जाता है, तो उसके संबंधित और कोई किसी प्रकार के जो अंतरण होते हैं वो भी क्या होंगे? सब विफल माने जाएंगे। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 6, सेक्शन 20 के अनुसार एक अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए सर्जित किया गया हित उसी रूप में निहित माना जाता है जैसा कि वह व्यक्ति पैदा हो गया हो। मतलब जब हम कोई संपत्ति किसी के नाम पर करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने अजन्मे व्यक्ति के लिए संपत्ति दी, तो उसको उसी प्रकार से लिया जाएगा अजन्मे व्यक्ति को जैसे कि वो प्रेजेंट में है, यानी वो जीवित है, इसी प्रकार से उसे व्यवहार में लिया जाएगा। ऐसा हित एक निहित हित बना रहता है, भले ही वह व्यक्ति अपने जन्म के तुरंत बाद उसके उपयोग का अधिकारी न हो। भाई देखो, अजन्मे व्यक्ति के नाम पे संपत्ति की है और अजन्मे व्यक्ति को तो पता भी नहीं है कि उसके नाम पे संपत्ति है भी या नहीं, उसे तो किसी के द्वारा ही पता चलेगा। दूसरा, यहाँ पे कहते हैं कि हित का निहित होना चाहिए, जो उसका अधिकार है वो पूर्ण रूप से उसे दे दिया जाना चाहिए। अब जैसे ही बच्चे का जन्म होता है कि हमने मान लिया उसको अधिकार दे दिया जाएगा, जन्म होते ही वो अपन उसे क्या समझ के उसके पास क्या प्रॉपर्टी है, क्या उसके अधिकार हैं, क्या हक है, नहीं मालूम। लेकिन उपयोग का क्या हो जाता है? अधिकारी तो हो जाता है लेकिन उपयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। उसको बताया जाएगा, नहीं कर, उसको बताया जाएगा कि आपके नाम पर जब वो बड़ा हो जाएगा आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, ये संपत्ति है, ये आपके अधिकार हैं। और जब तक वो जन्म नहीं लेता है या जन्म ले लेता है और जब तक वो ना समझ है, तो उसका उस संपत्ति पर उपभोग ना करने की समझ होने के पश्चात भी उसका उस पर क्या होगा? पूर्ण अधिकार होगा, जैसे कि एक सक्षम व्यक्ति का होता है, एक वयस्क व्यक्ति का होता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम कहाँ लागू नहीं होता? और ये आगे पढ़ाने से पहले एक बात बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है
आपका 70 to 90% पेपर में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है और ये ज़्यादातर 10 नंबर में ही आता है। इसी प्रकार से आपको सेट करना है जैसे मैंने सेट किया है, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है। संपत्ति अंतरण अधिनियम कहाँ लागू नहीं होता, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कहाँ पर लागू नहीं होता है ये लॉ, उसको देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 है धारा 5 से 53A, सेक्शन 5 से 53A तक ऐसे अंतरणों के संबंध में लागू नहीं होता जो मुस्लिम विधि के अंतर्गत किए गए हों। मतलब मुस्लिम विधि के अंतर्गत मुस्लिम विधि अलग प्रकार से अपना कार्य करती है और जो चीज़ें मुस्लिम विधि के अंतर्गत वर्जित हैं उस आधार पर उन चीज़ों का अंतरण नहीं किया जा सकता। ठीक है। नंबर 2, जब्ती, दिवालिया तथा न्यायालय के आदेश के अंतर्गत बिक्री के मामले में संपत्ति अंतरण अधिनियम प्रावधान में लागू नहीं होंगे। जैसे कोई संपत्ति है, उस पर जब्ती चल रखी है सरकार की, या कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया है, या न्यायालय के द्वारा उस पर केस चल रहा है, या न्यायालय में किसी व्यक्ति ने उस भूमि पर संपत्ति पर केस डाला हुआ है, तो ऐसी संपत्तियों का अंतरण नहीं हो सकता। ठीक है। क्योंकि ऐसे अंतरण पक्षों के कार्यों का परिणाम न होकर कानूनी प्रक्रिया के परिणाम होते हैं। जिन पर विवाद है, जो किसी अन्य के अधिकार में है या न्यायालय में है, या कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो गया है और वो चाहता है कि अपनी संपत्ति मैं किसी को दे जाऊं, तो ऐसा व्यक्ति संपत्ति नहीं दे सकता है। पॉइंट नंबर 3, अन्य विधि के अंतर्गत मान्य संविदा व संपत्ति अधिनियम ऐसी संपत्तियां और संविदाओं पर भी लागू नहीं होता जो किसी पृथक विधि व्यवसाय द्वारा मान्य करार किए जाते हों। मतलब ऐसी संपत्ति का भी अंतरण हम नहीं कर सकते हैं जो किसी संविदा या कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आती हो, या उसका अंतरण किसी अन्य कानून के द्वारा किया जाना हो, या वहां पर कोई अन्य विधि लागू हो रही हो। भाई जैसा कि आप जानते हो, वर्तमान में कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं जो विवाद में रहती हैं, विवादग्रस्त होती हैं। हालांकि चाहे वो किसी भी व्यक्ति के एक के नाम पर हो, लेकिन वो विवाद में होने के कारण सीधी सीधी ट्रांसफर नहीं होती। उसमें सरकार का, अन्य व्यक्तियों का, पक्षों का, समाज का, समुदाय का क्या रहता है, हस्तक्षेप बना रहता है। तो ऐसी संपत्तियों का भी अंतरण नहीं हो सकता जो किसी अन्य लॉ द्वारा या अन्य संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट द्वारा दिए जाने वाली हो। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन आपके 10 नंबर का होता है। कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट आ रही थी कि सर क्या आप जो क्वेश्चन करा रहे हो ये आपके सफिशिएंट है। भाई 85% पेपर मेरे ही नोट्सों से आएगा, और जिस स्टूडेंट्स ने अभी नोट्स परचेज नहीं किए हैं वो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे कांटेक्ट करें और अपने पीडीएफ ले सकता है। उसके लिए आपको 499 का पेमेंट करना होगा। अगर किसी बच्चे की बैक है और वो कोई एक ही एक्ट लेना चाहता है तो वो 199 का पेमेंट करके अपनी तैयारी कर सकता है, और बैक वाले पेपर के लिए मैं समझा दूंगा और बहुत अच्छे नंबर उनके आ जाएंगे। ठीक है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।